हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी हब में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से वही 25 क्वेश्चंस एमसीक्यूज क्वेश्चन कंप्यूटर के लेकर आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर है? ठीक है, अपने को पहचानना है कि कौन सा हार्डवेयर है। ओके, तो देखिए पहला दिख रहा है आपको असेंबलर, सेकंड है कंपाइलर, थर्ड है इंटरप्रेटर और फोर्थ है सर्वर। तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, ये असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये तीनों के तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। असेंबलर क्या करता है? लो लेवल लैंग्वेज को असेंबलर क्या करता है? लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है? ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। देखिए दोनों आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन दोनों में अंतर है। कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है। एरर है तो एरर शो करता है, उसके बाद फिर सेकंड लाइन को पढ़ता है। ये अंतर है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। तो ये तीनों के तीनों आपके क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सर्वर क्या होता है? तो सर्वर एक आपका मेन कंप्यूटर होता है, जहां डाटा सूचनाओं का संग्रह रहता है, वहां से अन्य कंप्यूटर जुड़े रहते हैं और वो डाटा प्रोवाइड करता है। तो आपका आंसर सर्वर इज अ हार्डवेयर। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम खोजना है। देखिए बेसिक, फोर्ट्रान और कोबोल, ये तीनों के तीनों हाई लेवल लैंग्वेज है। ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज होता है, बेसिक, फोर्ट्रान और कोबोल। तो तीनों के तीनों हाई लेवल लैंग्वेज है और इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? लाइनेक्स। लाइनेक्स आपका एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब आगे। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, कोबोल और फोर्ट्रान के मध्य में एक्चुअल में क्या है? ये दोनों के दोनों थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इसलिए माना जाता है क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज पे बना हुआ था। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज था। अब देखो ये दोनों का विकास जो है 60 के दशक में हुआ है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि सेकेंड जनरेशन 1964 तक चलता है, तो इसको सेकेंड जनरेशन में ले लिया जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है चूंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है इसलिए इसको थर्ड जनरेशन में लेना चाहिए, क्योंकि पहला और सेकेंड जनरेशन लो लेवल लैंग्वेज था और उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हाई लेवल लैंग्वेज होता था। ओके, चलिए अगला है आपका, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये पूछता है। देखो लाइनेक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज आपका एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, रेड है, ये भी आपका एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है? आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो आपका क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, पाइथन, पाइथन एक प्रकार का लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? एक प्रकार का लैंग्वेज होता है। ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है पाइथन, इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा? सी। ये लैंग्वेज है, बाकी ये तीनों के तीनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन मेमोरी लोकेशन की पहचान करता है? देखो क्या होता है, डाटा कहीं भी जब सेव होता है या जब डाटा का ट्रांसफर हम नेट के थ्रू भी करते हैं, तब भी क्या होता है? डाटा एक बंडल के रूप में रहता है, एक पैकेट के रूप में रहता है। ठीक है, और पैकेट का एक क्या होता है? एड्रेस होता है। वैसे ही मेमोरी में जब लोकेशन होता है तो कहीं भी देखो, जब हम किसी भी चीज को सेव करते हैं तो एक लोकेशन में सेव करते हैं और उसका एक एड्रेस देते हैं कि इस एड्रेस में मुझे किसी का घर ढूंढना है। जब तक मुझे एड्रेस मालूम नहीं रहेगा तो क्या मैं उस लोकेशन तक पहुंच सकता हूं? नहीं। तो लोकेशन तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए? एड्रेस चाहिए। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? एड्रेस बस। कई लोग क्या करते हैं? लोकेशन देखते हैं इसलिए लोकेशन बस को टिक करते हैं, गलत। लोकेशन में जाने के लिए एड्रेस होना चाहिए, तो आपका सही आंसर क्या होगा? एड्रेस बस। ओके, अब अगला बढ़ते हैं। सिस्टम प्रोग्राम एक संग्रह जो कंप्यूटर सिस्टम के समग्र संचालन को नियंत्रित और समन्वित करती है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए
ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम ये बोल सकते हैं यह जान है, ठीक है, हृदय। जैसे हमारे शरीर में मेन शरीर क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया, लेकिन जब तक आत्मा है तभी हम शरीर चल पाता है। वैसे ही कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो आत्मा है जो पूरे बॉडी को, पूरे हार्डवेयर को चलाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर भाषा के नियमों को इसका क्या कहा जाता है। कंप्यूटर भाषा जो कोडिंग होता है, नियमों का कंप्यूटर भाषा में नियमों का जो संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिंटैक्स। क्या कहते हैं, सिंटैक्स। ऑप्शन खोजिए, क्या कहते हैं, सिंटैक्स। सिंटैक्स। लोगों को यह लगता है कि कंप्यूटर भाषा जो बना रहता है वो कोड है। कोड तो है, लेकिन कोड का सिस्टमेटिक जो अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है आपका क्या, सिंटैक्स। यदि किसी प्रकार की त्रुटि आती है तो एक एरर शो होता है, सिंटैक्स एरर, ठीक है। जो एरर आता है वो क्या कहलाता है, सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स में एरर क्या कहलाएगा, सिंटैक्स एरर। तो हमारा कंप्यूटर भाषा में नियमों का जो संग्रह वो क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेवंथ नंबर का क्वेश्चन है आपका, बोलता है असेंबली भाषा को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो मैं पहले ही बताया हूं, हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर को, मतलब पूरे कंप्यूटर जो डेवलप हुआ उसको 5 जनरेशन में बांटा गया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहला और दूसरा जो जनरेशन होता है वो लो लेवल लैंग्वेज। पहला आपका लो लेवल लैंग्वेज कहलाता है और दूसरा असेंबली लैंग्वेज कहलाता है। तो असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो अ लो लेवल लैंग्वेज। तो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन लो लेवल लैंग्वेज पर काम किया था। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों के तीनों जो हाई लेवल लैंग्वेज पे काम किया है। ओके, तो ये दोनों आपका क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड अ लो लेवल लैंग्वेज। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, असेंबली भाषा कौन सा लैंग्वेज जाएगा, लो लेवल लैंग्वेज पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने मेगाबिट 2 गीगाबिट के बराबर आता है। तो याद रखिएगा, 1 गीगाबाइट बराबर 1024, गड़बड़ हो गया, 1024 MB, ठीक है। तो 1 GB में कितने MB होते हैं, 1024 MB होते हैं। तो यहां बात कर रहा है कितना, 2 गीगाबाइट। तो यहां 2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां भी कितने से, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2048 MB। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 2048 MB, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसके यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दें और तुरंत इसे शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस मेमोरी का उपयोग अस्थायी मेमोरी। देखो, अस्थायी मेमोरी का मतलब क्या है कि वोल्टेज गया, डाटा खत्म। अस्थायी मतलब नष्ट होने वाला मेमोरी, ठीक है, तो के रूप में किया जाता है, बोलता है। पहला है आपका वाष्पशील मेमोरी। वाष्पशील मतलब वाष्प है, उड़ जाना, मतलब डिलीट हो जाना। अस्थायी ये लग रहा है। बाकी हम ऑप्शन पढ़ते हैं। हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क आपका क्या है, हार्ड डिस्क एक प्रकार का स्थायी प्रकार का मेमोरी है। दूसरा है आपका रीड ओनली मेमोरी, रोम। रोम भी आपका क्या है, स्थायी प्रकृति का है। निर्माण के समय ही उसमें डाटा को डाल दिया जाता है और डाटा जो डलता है रोम में वो फ्यूज लिंक के माध्यम से जलता है। और प्रोसेस कौन सा होता है, तो बर्निंग प्रोसेस के माध्यम से उसमें डाटा डाला जाता है। तो रोम में जो डाटा रहता है वो स्थायी प्रकृति का होता है। तो ये भी स्थायी हुआ, ये भी स्थायी हुआ। फ्लैश मेमोरी, तो फ्लैश मेमोरी भी आपका क्या है, स्थायी प्रकृति का मेमोरी होता है फ्लैश मेमोरी। मतलब जो पेन ड्राइव है, मेमोरी चिप है, वही आपका क्या कहलाता है, फ्लैश मेमोरी कहलाता है। और फ्लैश मेमोरी आपका स्थायी प्रकृति का। तो तीनों के तीनों स्थायी है, जबकि हमें छांटना है क्या, अस्थायी मेमोरी। तो आपका क्या हो जाएगा, वाष्पशील मेमोरी। वाष्प के साथ में, वाष्प जैसे उड़ता है वैसे ही ये भी उड़ जाता है, मतलब अस्थायी।
ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो माउस के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जहां लोग फंसते हैं, और जब मैं इसको टेस्ट में दिया था तब भी हमारे बच्चे फंसे थे। ध्यान दीजिए, देखिए ट्रैक बॉल एक प्रकार का क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन ट्रैक बॉल को इनपुट डिवाइस के रूप में यूज करते हैं, ना कि माउस के विकल्प में। समझ रहे हो, इनपुट डिवाइस के रूप में यूज जरूर किया जाता है। जैसे आप चले जाइए हॉस्पिटल वगैरह में, तो जो वहां के डिवाइस जो होते हैं उसमें यूज होता है क्या, आपका ट्रैक बॉल, ठीक है। तो इसमें बोलता है माउस के विकल्प के रूप में यूज करने वाला बोलता है, तो माउस के विकल्प के रूप में आजकल जो यूज हो रहा है वो क्या है, टच स्क्रीन। जैसे आप लैपटॉप अपना खरीदते हैं, लैपटॉप जो होता है तो यहाँ एक छोटा सा जो माउस नहीं तो माउस के जैसा ही टच करके उसको हम यूज करते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ क्या, टच स्क्रीन। जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है जो गेम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लाइट पेन, तो लाइट पेन भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, जहां डाटा को हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य को खोजना है, ठीक है। पहला है आपका, मॉनिटर रिजोल्यूशन को पिक्सल की संख्या से मापते हैं। 100% मॉनिटर के जो रिजोल्यूशन है पिक्सल की संख्या से मापते हैं, डॉट्स पर इंच, मतलब प्रत्येक इंच में डॉट्स की संख्या कितनी है, जितनी ज्यादा होती है हमारा मॉनिटर की क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। तो ये तो आपका सही हो गया। सेकंड है आपका, सीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। बिल्कुल, सीडी जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। सीडी जैसे जितना भी है, ब्लू रे डिस्क है, सीडी राइट है, सीडी रोम है, सीडी आरडब्ल्यू है, डीवीडी है, ठीक है। ये सब के सब आपके क्या है, ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण होते हैं। ये भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सिस्टम टेस्ट लिखा है, ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। ये पोस्ट जो होता है रोम में फिट कर दिया जाता है, ठीक है। स्थायी प्रकृति की मैं बताया हूं, जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यही प्रोग्राम चलता है, जो बायोस जो बोलते हैं ना, यही प्रोग्राम चलता है। उसके अंदर क्या होता है, जो टेस्ट बायोस करता है उस टेस्ट को क्या कहते हैं, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, गलत है। अगला है आपका, ओरेकल एक हाई लेवल लैंग्वेज है। बिल्कुल, ओरेकल क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ओरेकल एक लैंग्वेज होता है जो 4th जनरेशन का लैंग्वेज है। याद रखिएगा, ओरेकल कौन सी जनरेशन का लैंग्वेज है, 4th जनरेशन का लैंग्वेज है, ठीक है। तो आपका गलत कौन सा हुआ, ये 3 नंबर गलत है, तो केवल 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो। ट्वेल्थ नंबर का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, सही कूट मिलान करिए, ठीक है। मार्क वन का आविष्कार किया था किसने, हार्वर्ड आइकेन। मार्क वन का आविष्कार किसने किया था, हार्वर्ड आइकेन ने। बहुत सारे बुक में मैंने देखा है कि मार्क वन को भारत का पहला कंप्यूटर माना जाता है, गलत है। याद रखिएगा, भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है, न कि मार्क वन, ये चीज आप याद रखिए। अगला है आपका, देखो, ईमेल को आविष्कार किया है किसने, रे टॉमलिंसन। ऐसे याद रखेंगे, ईमेल मतलब हम जैसे पत्र भेजते थे, वैसे ईमेल के जरिए हम लोग पत्र भेजते हैं। तो कौन पत्र को लेके जाता है, टॉमी पत्र को लेके जाएगा। टॉमी नाम का एक कुत्ता है, वो पत्र को लेके जाएगा, ईमेल को लेके जाएगा। तो आपको याद होता है ईमेल से क्या, रे टॉमलिंसन, ठीक है। अगला है आपका, एगवेग का आविष्कार जो किया है क्या, वॉन न्यूमैन ने किया था, ठीक है। एगवेग का आविष्कार किसने किया है, वॉन न्यूमैन ने किया है। और लास्ट है आपका विकिपीडिया। मैं बताया था विकी और कैटरीना कैफ की भी शादी हुई है, ये दोनों अभी के डेट में क्या कर रहे हैं, जिमी कांदा खा रहे हैं। तो विकिपीडिया विकी जो है जिमी कांदा खा, तो जिमी वेल्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, पहला का डी, दूसरा का ए, पहला का डी, दूसरा का ए, ओके, तीसरा का बी, तीसरा का बी और चौथे का सी। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं,
असत्य को पहचानना है। क्या असत्य है उसको पहचानिए। तो देखो पहला बोलता है डीवीडी। डीवीडी एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है। तो डीवीडी रोम की मानक आकार क्षमता कितनी होती है? 4.7 होती है। तो डीवीडी की मानक आकार क्षमता सिंगल लेयर में 4.7 होती है और डबल लेयर में 4.7 इंटू 2 कर दो। ये देखो कितना होता है 8.2। तो इसको लगभग मान लिया जाता है कितना 8.5 जीबी। ठीक है, तो सिंगल लेयर में 4.7 और डबल लेयर में 8.5 जीबी होता है किसका? डीवीडी की मानक आकार क्षमता। ये सही है आपका। ठीक है, हमें क्या पहचानना है? असत्य को पहचानना है। ठीक है, बी ऑप्शन है एक पीबी में 1024 ईबी होता है। ये आपका गलत हो गया। क्या है? एक पीबी में 1024 ईबी नहीं होता। एक ईबी बराबर क्या? 1024 पीबी होता है। ठीक है, पीबी पहले पीबी आता है, उसके बाद क्या आता है? ईबी आता है। ओके, चलिए अगला है, मतलब ये क्या है? असत्य। ये पता चल गया। और देख लेते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ये 100% सही है। और एक टीबी में 1006 एमबी होता है। कितना होता है? 1000, मतलब 1000 बोलता हूं, 10 का पावर 6 एमबी। ठीक है, ये भी आपका क्या है? सही है। तो गलत पहचानना था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मतलब एक ईबी में 1024 पीबी होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर का क्वेश्चन है, बोलता है आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका। देखो आज जो हमारा कंप्यूटर, जो छोटा छोटा कंप्यूटर आ रहा है, लैपटॉप, नोटपैड के नेटपैड के रूप में भी हमारा कंप्यूटर आने लग गया है। पहले कंप्यूटर का आकार बड़ा बड़ा होता था, लेकिन अब जब छोटा हो गया तो छोटा किस कारण हुआ है ये पूछता है। तो याद रखिएगा, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के यूज से, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है सर्किट, इसके यूज से हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या हो गया? छोटा हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, फिफ्टींथ नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कथन सत्य है? सत्य को पहचानना है। तो पहला है आपका, हार्ड डिस्क ट्रैक्स में डिवाइड होता है और ट्रैक्स पुनः किसमें? सेक्टर में डिवाइड होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, हार्ड डिस्क बोलूं तो चाहे फ्लॉपी डिस्क बोलूं तो दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। तो हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क ट्रैक्स में डिवाइड होता है और ट्रैक्स उसके बाद किसमें? सेक्टर्स में बटे रहते हैं। ठीक है, अगला है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि खोजने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। 100% सॉफ्टवेयर में, ये भी क्या? ये सही हुआ, ये भी आपका क्या है? सही है। देखो सॉफ्टवेयर में जो त्रुटि होती है, जो एरर होता है, उसे बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग। और उस बग को खोजना, ढूंढना या सही करना डीबगिंग कहलाती है। ठीक है, तो क्या डीबगिंग क्या है? डीबगिंग एक प्रोसेस है, जब सॉफ्टवेयर में त्रुटि होती है उसको खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबगिंग कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है, लाइट पेन एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है। 100% सही है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये गलत है कि लाइट पेन इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है। गलत। लाइट पेन एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल होता है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक। तो यहां इलेक्ट्रॉनिक बोला था, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है, सीपीयू में सीयू का अर्थ कंपाइल यूनिट होता है। नहीं, सीपीयू में सीयू का अर्थ होता है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू 3 भागों में बटा रहता है। एएलयू, ये जैसे सीपीयू है, 3 भागों में बटा रहता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और एलयू मेमोरी यूनिट। ये सीपीयू के 3 भाग है, तीनों भाग अलग अलग वर्क करते हैं। तो यहाँ सीयू का अर्थ क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, ना कि कंपाइल यूनिट। ये भी आपका क्या है? गलत है। क्या खोजना था हमें? सत्य खोजना है। तो पहला और दूसरा आपका क्या है? सत्य है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? बी। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 16th नंबर देखिए, क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन असत्य है? देखिए, सत्य असत्य ढूंढना आप तभी कर पाओगे जब कंप्यूटर के बारे में, उस चैप्टर के बारे में अच्छे से जानकारी रखोगे। ठीक है, पहला इसमें, सीडी सूचनाओं को पढ़ने या लिखने हेतु लाल रंग के लेजर बीम का प्रयोग करता है। बिल्कुल, सीडी जो है
जब सीडी में हम कुछ डाटा डालते हैं, डाटा डालना मतलब लिखना, वहां से कुछ हम प्राप्त करना मतलब पढ़ना, तो उसके लिए लाल रंग के लेजर किरणों का प्रयोग तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इसमें लाल रंग के लेजर किरणों का प्रयोग होता है, ये 100% सत्य है। लेकिन याद रखिएगा, एक होता है BRD, ब्लू रे डिस्क, ये भी सीडी का एक प्रकार होता है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए ब्लू पराबैंगनी किरणों का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका, देखो गीगाटेक मिनी कंप्यूटर से संबंधित है, ये गलत है, ये आपका सही हुआ, ये क्या है आपका गलत है। गीगाटेक सुपर कंप्यूटर से संबंधित है, ना कि मिनी कंप्यूटर से। याद रखिएगा, गीगाटेक सुपर कंप्यूटर से संबंधित। अगला है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में छपी कॉपी की क्वालिटी क्या होती है, कम होती है। देखो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक जो है इंपैक्ट प्रिंटर है, जो इंपैक्ट करके प्रिंट करता है, डॉट डॉट के रूप में ऐसे प्रिंट करता है, इसलिए इसकी क्वालिटी क्या होती है, कम होती है। तो ये भी आपका क्या है, सही है। असत्य को ढूंढना है तो बीच वाला आपका क्या है, 2 नंबर असत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, केवल 2 असत्य है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, पहला आपका है ओपन सोर्स और दूसरा है आपका क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स मतलब ओपन है, मतलब इसके लिए कोई किसी प्रकार का पे करने की आवश्यकता आपको नहीं है, डायरेक्ट आप नेट में ओपन करो और यूज कर लो। लेकिन दूसरा होता है क्लोज सोर्स, उसके लिए आपको परचेस करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, पैसे देने के बाद फिर आप उसको यूज कर पाओगे, वो आपका क्या है, क्लोज सोर्स। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो याद रखिएगा, डेबियन, जेनिक्स, हैकू, ये तीनों के तीनों आपके क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लेकिन सोलरिस और स्काई ओएस ये दोनों के दोनों आपके क्या है, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखिएगा, सोलरिस एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, शुरुआत में इसे क्लोज सोर्स बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे सबके लिए ओपन कर दिया गया, तो ये बाद में ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। लेकिन पर्टिकुलर एग्जाम में जब देगा सोलरिस क्या है, तो सोलरिस जो है क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसके पहले यदि ओपन जुड़ा हुआ है, ओपन सोलरिस, तब वो बनेगा क्या, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए आपका ओपन सोर्स में क्या आ जाएगा, 3 आएगा, डेबियन, जेनिक्स और हैकू। ठीक है, तो आपका आंसर क्या, 1 2 3 सी आंसर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य चुनना है। पहला है आपका, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहलाता है। बिल्कुल, मुफ्त में जो हमें मिलता है वो क्या कहलाता है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे पब्लिक अपने हिसाब से चाहे तो उसके सोर्स कोड को चेंज भी कर सकता है, ये कहलाता है आपका क्या, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। सेकेंड है आपका, सॉफ्टवेयर बग मतलब त्रुटि को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम पैच कहलाता है। बिल्कुल, जब खोजते हैं, ढूंढते हैं, ठीक करना, वो एक डिबग अलग कहलाता है, लेकिन वो पर्टिकुलर बग को ठीक करने में प्रयुक्त जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम क्या कहलाता है, जो प्रोग्राम होता है वो पैच कहलाता है। पैचिंग मतलब गड्ढा भरना, गड्ढा मतलब यहां गड्ढे की भाषा मतलब बग, त्रुटि। अगला, ये भी सही हो गया। ओके, ठीक। अगला है ग्रुपवेयर। ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर एक समूह होता है। बिल्कुल, ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब एक साथ एक ग्रुप में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर। ये भी आपका क्या है, सही। तीनों सही हो गए। क्या पूछा है, सत्य पूछा है, मतलब इसमें तीनों सही हैं, तो सभी सत्य है। ठीक है, अगला है आपका, कंप्यूटर का प्रोसेसर किस पर चढ़ा रहता है? देखो, ये मैं बताया था सीपीयू, तो सीपीयू के अंदर क्या रहता है, प्रोसेसर रहता है, लेकिन सीपीयू के अंदर किस में रहता है, तो सीपीयू के अंदर एक आपका क्या रहता है, मदरबोर्ड रहता है। क्या रहता है, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में ही आपका क्या होता है, प्रोसेसर रहता है। तो ऑप्शन में सीपीयू भी रहे और मदरबोर्ड भी रहे, तो आपको टिक करना क्या है, मदरबोर्ड को टिक करना है, क्योंकि सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के अंदर आपका प्रोसेसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है, अगला है, MS DOS से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन
असत्य है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लग रहे होंगे। अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो मिले और अच्छे से पढ़े और सिलेक्शन ले, हमें दुआएं दे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका क्या, असत्य को ढूंढना है डॉस से रिलेटेड क्या क्या। देखिए एमएस डॉस आपका क्या है, एक 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल, एमएस डॉस आपका क्या था, 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। लाइनेक्स और यूनिक्स ये दोनों के दोनों 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम थे। उसके बाद जब हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो ये 32 बिट था। अभी वर्तमान में जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे डॉस क्या था, तो डॉस आपका 16 बिट था। यूनिक्स और लाइनेक्स ये क्या था, 32 बिट था। और विंडो जो होता है 32 और 64 दोनों प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पाए जाते हैं। ओके, चलिए ये तो सही हो गया। अच्छा, एमएस डॉस कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था। एमएस डॉस क्या था, कमांड प्रॉम्प्ट में चलता था, इसलिए एमएस डॉस को जो है यूजर फ्रेंडली नहीं माना जाता है क्योंकि उसमें कमांड याद करना टफ है। तो आपका डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो बोलते हैं, इसका पूरा फुल फॉर्म यूजर फ्रेंडली नहीं है, थोड़ा टफ लैंग्वेज था, टफ ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, अगला, इसमें चित्र या ग्राफ बनाए जा सकते हैं नहीं, क्योंकि ये कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित था, इसलिए इसमें चित्र बनाना संभव नहीं था। ये आपका गलत हो गया, ये दोनों सही है। अगला, यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। 100% आपका डॉस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैरेक्टर यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब पूछता है ना, तो डॉस के बारे में देखिए क्या क्या जान लिए। फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, कैरेक्टर यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें चित्र ग्राफ हम नहीं बना सकते, यूजर फ्रेंडली नहीं है। ये सारे पॉइंट्स आप डॉस से याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन जरूर उठ के आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वॉर्म का फुल फॉर्म क्या है। तो वॉर्म का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मेनी। राइट वंस रीड मेनी मतलब एक बार राइट करो, कई बार करो। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, वॉर्म का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी तकनीक जिस पर कंप्यूटर आधारित है। देखिए, कंप्यूटर जब हम पढ़ेंगे तो कंप्यूटर के प्रकार जब हम पढ़ते हैं तो कंप्यूटर के प्रकार पहले जो आता था, पहले जो कंप्यूटर आता था जो एक टीवी के जैसा रहता था, बड़ा सा रहता था, उसको सीआरटी बोलते थे। उसको क्या बोलते थे, सीआरटी बोलते थे। सीआरटी बाद में फिर एलसीडी में कन्वर्ट हुआ, एलसीडी बाद में फिर एलईडी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो पहले जो कंप्यूटर यूज हुआ करता था वो सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी है, टी सॉरी ये टी है, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब होता था जो हमारा टीवी के आकार का हुआ करता था। तो आपका आंसर सीआरटी होना चाहिए। खोजिए, तो एलईडी तो बाद में आया, एलसीडी भी बाद में आया, प्लाज्मा बाद में आया, मतलब आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पहले जो कंप्यूटर यूज होता था वो सीआरटी कैथोड रे ट्यूब हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य को पहचानना है। ओके, राइट क्लिक का प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जानने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, कंप्यूटर के माउस में जो होता है 3 प्रकार के बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और बीच आपका स्क्रॉल की। ठीक है, अब देखो, राइट क्लिक का प्रयोग जो है किसी कंप्यूटर के फोल्डर फाइल की प्रॉपर्टी देखने के लिए किया जाता है, और लेफ्ट की का यूज किसी फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो आपका ये आंसर क्या जाएगा, सही है। अब अगला है, डिलीट बटन का प्रयोग कर्सर के ठीक बाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए किया जाता है। गलत, बाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए बैक स्पेस बटन का प्रयोग किया जाता है, जबकि राइट साइड के चीजों को मिटाने के लिए डिलीट बटन का प्रयोग किया जाता है। तो यहां बायां बोला है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। ओके, नेक्स्ट है, इंसर्ट की का प्रयोग डिलीट किए गए शब्दों को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। गलत, याद रखिएगा, इंसर्ट की का प्रयोग जो है, जैसे ही आप कंप्यूटर क्या बोलते हैं, कीबोर्ड से कोई चीज कॉपी करते हैं तो कॉपी किया हुआ चीज या कट किया हुआ चीज क्लिपबोर्ड में जाके सेव होता है।
यदि क्लिपबोर्ड में कोई डाटा जाके सेव हुआ है उसको पेस्ट करने के लिए या तो आप कंट्रोल V दबाते हैं या तो फिर आप इंसर्ट बटन दबाएंगे तो कर्सर जहां ब्लिंक कर रहा है वहां आगे तरफ सारे चीजों को वो पेस्ट कर देता है। तो ये इंसर्ट बटन का काम होता है। तो जब ये क्या बोलता है डिलीट किए गए शब्दों को, तो डिलीट किए गए शब्दों को नहीं, कॉपी या कट किए गए शब्दों को वो उस जगह पे क्या कर देता है, इंसर्ट कर देता है। तो ये भी आपका क्या है, गलत है। तो हमें चूज करना है सत्य, तो पहला ही आपका सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल A, यही आपका आंसर हो जाएगा। ट्वेंटी 24 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है, अभिन्न हिस्सा नहीं है बोलता है। देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला, सीपीयू बिना तो कुछ काम होना नहीं। माउस नहीं है तो कम से कम कुछ न कुछ इनपुट डालने के लिए आपके पास चीज होना चाहिए, तो माउस भी आपका अभिन्न हिस्सा हो गया। ठीक है। अगला है यूपीएस कोई कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है। यूपीएस का प्रयोग जो है तब किया जाता है जब हमारा बार बार लाइट बंद हो रहा है, और लाइट बंद हो रहा है तो हमारा डाटा भी उड़ जाता है। तो डाटा को अनइंटरप्टेड, मतलब हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए। यूपीएस का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो जब हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, हमारा काम जब इंपॉर्टेंट काम चल रहा है और अचानक लाइट बंद हो गया तो सारा डाटा उड़ जाएगा। उससे बचने के लिए यूपीएस का यूज किया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कंप्यूटर में यूपीएस का यूज किया जाए। अगला है आपका प्रिंटर। तो देखो प्रिंटर भी एक प्रकार से हम यूं कहें कि ये भी कोई कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है। आपको कोई भी चीज कंप्यूटर प्रिंट करना है के लिए प्रिंटर का यूज किया जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन में प्रिंटर के बदले कुछ हमें दूसरा ऑप्शन दिया जाना चाहिए था। मैं इस क्वेश्चन सारे खुद ही बनाता हूं तो हो जाता है कभी कभी, बट अब इसमें से चारों में से हमें आंसर चूज करना हो तो हमें चूज करना पड़ेगा क्या, यूपीएस। नहीं तो इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, विलुप्त करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रिंटर के बदले कीबोर्ड या कुछ भी मॉनिटर वगैरह कुछ भी देना चाहिए था। ठीक है, मॉनिटर रहता तो ज्यादा अच्छा हो जाता। मॉनिटर आपका अभिन्न हिस्सा है, लेकिन आपका यूपीएस उसका अभिन्न हिस्सा नहीं। ठीक है, चलो अगला है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करना। देखो सीपीयू में, मदरबोर्ड में बहुत सारे स्लॉट्स या सीपीयू के पीछे बहुत सारे स्लॉट्स बने रहते हैं ताकि आप अपने न्यू कंपोनेंट्स को उसमें अटैच कर सको। सपोज मैं प्रिंटर लाया तो प्रिंटर को अटैच कर सका। सपोज मुझे मॉडेम लगाना है नेट के लिए तो उसको अटैच कर सकते हैं। तो क्या होता है, स्लॉट्स रहता है। तो विस्तारण क्षमता के लिए एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं। तो वो स्लॉट कहलाता है जो कंप्यूटर में चीजों को एक्सपैंड कर सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्लॉट। वेब हो नहीं सकता, सॉकेट हो नहीं सकता, रैम तो हो ही नहीं सकता। विस्तार क्षमता बढ़ाने के लिए क्या होते हैं, स्लॉट्स होते हैं जिसमें आप उसको स्लॉट लगा सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सारी जानकारियां भी मिली होंगी जो जानकारी आप नहीं जानते थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। मैं जो कंप्यूटर का बुक लिख रहा था, ये कंप्यूटर का बुक आपका छप के आ चुका है, मार्केट में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको जो हमारे बिलासपुर के एलोरा बुक डिपो का है। उस बुक डिपो मतलब उस एप्लीकेशन से आप हमारे कंप्यूटर के बुक को मंगा सकते हैं बहुत ही सस्ते दामों में। हम कंप्यूटर का ये बुक जिसका एमआरपी रेट है 220 रुपए, इसे आप बहुत ही कम दामों में मिनिमम या मैं बोलूं 40% डिस्काउंट के साथ में आप एलोरा बुक डिपो से इसे मंगवा सकते हैं। देवांगन क्लासेस की कुछ अन्य बुक भी हैं जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए एप्लीकेशन के थ्रू हमारे बुक को सर्च कर सकते हैं और वहां से आप डायरेक्ट आपके घर तक पहुंच सेवा बुक को करा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके माध्यम से आप हमारे कोचिंग के अन्य बुक जैसे मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, कंप्यूटर तो आ ही गया है, उस बुक को आप डायरेक्ट घर में आपके मंगवा सकते हैं।